इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी गोधूली चैप्टर 2 ये हो गया भारत पुरातन विद्यापीठ है। इसको लिखे थे राजेंद्र प्रसाद ने। इसमें जितने प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस बात का आशय स्पष्ट मतलब इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग से विद्या संबंधी सूत्र भी उसके हाथ साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी। तो उत्तर में लिखना है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगिरी था। क्या था? राजगिरी था। और वह 5 पर्वतों के मध्य से बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब 3 नंबर में दिया है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। बुद्ध के समय तो उत्तर लिखना है कि बुद्ध के समय नालंदा में गांवों में प्राजिकों का आमरण था। ठीक है, प्रश्न 4 में दिया है कि महावीर और मेखलीपुत गौसाल की भेंट किस उपगाम में हुई थी। किस उपगाम में? तो देखिए इसका उत्तर लिख लेना है कि जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम बारिकी में महावीर और मेखलीपुत्र की भेंट हुई थी। मेखलीपुत्र की क्या हुई थी? भेंट। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। अब प्रश्न 5 में पूछा गया है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। तो उत्तर लिखना है कि महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास किया था। कितने दिन? तो 14 वर्षावास। अब है कि तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया? उन्होंने नालंदा को, तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। ठीक है, प्रश्न 7 में दिया है कि एक जीवांत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। नालंदा जो कब विकसित हो। तो उत्तर लिखना है कि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। कब हुआ था? लगभग गुप्त काल। प्रश्न 8 है, फाहान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे। तो उत्तर लिखना है फाहान चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। प्रश्नों में कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्रा भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो उत्तर लिखना है कि हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवान चांग भारत आए। वे उस समय नालंदा अपने उन्नति के शिखर पर था। फिर प्रश्न 10 में दिया गया है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्रा ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया। तो देखिए 10 का उत्तर लिखना है कि चीनी यात्रा युवांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए कहा कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म से उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। ठीक है, तृप्ति क्या होती थी? नहीं होती थी। फिर प्रश्न 11 में दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो उत्तर में लिखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दिया। किसको दिया? बुद्ध को दान में दे दिया। फिर देखिए प्रश्न 12 में दिया है। चलिए प्रश्न 12 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 12 में दिया है कि अशोभमन के शिलालेख
में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए, अपने शब्दों में। तो उत्तर में लिखना कि 8वीं सदी के योसमन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों क्यों छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, उनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच में सघन अमांग कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। ये तो भारतवर्ष में अनेक संधाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है। यह प्रश्न 12 है, इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा गया है कि इत्संग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। तो उत्तर लिखना है कि इत्संग चीनी यात्रा था। उसके समय में नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभागों की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती। क्या होती है? सच्चाई प्रकट। प्रश्न 14 में दिया गया है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ, तो उत्तर लिखना है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला। ठीक है, खुदाई में मिला। इसके बाद देखिए, मैं सिर्फ जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वहीं तक आपको लिख लेना है। ठीक है, यह हो गया प्रश्न संख्या 14 का उत्तर। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया है कि नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। नालंदा, तो उत्तर लिखना कि नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यापारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी, जो कि इसमें से आपको क्या करना है, पहला लिखना है कि शब्द विद्या या व्याकरण, जिसमें भाषा का असम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, यह पहला। दूसरा, फिर आपको ये तीसरा, इसके आगे फिर 2 और है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चारों लिख लेना है, उसके बाद एक और दिया है, ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यह प्रश्न 5 है। अब चलिए प्रश्न 16 में पूछा गया है कि नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाएं। तो उत्तर लिखना है कि जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आश्चर्य युवान चांग के समकालीन थे। ठीक है, प्रश्न 17 में देखिए हमें दिया है कि शीलभद्र से युवांग चांग की क्या बातचीत हुई। देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, जो कि मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जहाँ तक आपको, हाँ देखिए जहाँ तक सबसे पहले आपको नजर आ रहा है वहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और दिया है, नहीं देखिए यहीं ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यह प्रश्न 17 है और इसका उत्तर ये पूरा आपको लिख लेना है। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 में पूछा गया है कि विदेशों के ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण कीजिए। प्रयासों के विवरण, तो देखिए प्रश्न 18 है और इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। चलिए प्रश्न 19 से, ज्ञान दान की विशेषता क्या है। तो देखिए इसका उत्तर ये वाला पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें।